हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव कर लें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरह। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसी के चलते मालदीव्स के टूरिज्म बोर्ड ने इंडियन क्रिकेट टीम को मालदीव्स इन्वाइट किया था और मालदीव्स में आकर सेलिब्रेट करने के लिए कहा था। इसको स्पॉन्सर और ऑफर करने वाले मालदीव्स मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेशन और मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री थे। प्रधानमंत्री मोदी और लक्षद्वीप आइलैंड्स वाली कंट्रोवर्सी के बाद मालदीव्स जाने वाले भारतीय टूरिस्ट की संख्या लगातार कम हो रही है, जिसके चलते मालदीव्स टूरिज्म बोर्ड काफी चिंतित है। इसीलिए मालदीव्स ने इंडियन क्रिकेट टीम को ये ऑफर दिया है ताकि इससे एक अच्छा PR भी हो जाए और भारत में मालदीव्स की छवि को बेहतर करने में इससे मदद मिले। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिजू ने मालदीव्स में भारत के एम्बेसडर मनु महावर के साथ एक मीटिंग की और दोनों देशों के बीच जो भी प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट वर्क हो रहा है उसको लेकर बातचीत की। इसी के साथ मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिजू ने इस बात का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया कि भारत की सरकार कई सारे डेवलपमेंट वर्क्स में मालदीव्स की मदद कर रही है और मालदीव्स की जरूरतों का ख्याल रख रही है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि ICC ने पाकिस्तान को ये कन्वे कर दिया है कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसलिए पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल से करवानी पड़ेगी। भारत के सारे मैचेस UAE में खेले जाएंगे और अगर भारत फाइनल्स या सेमीफाइनल्स खेलता है तो वो मैचेस भी UAE में ही होंगे। इसके साथ ही ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चार्टर्ड फ्लाइट का भी ऑप्शन दिया है ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में जिन भी टीम्स का भारत के साथ मैच होगा उनके लिए फ्लाइट बुकिंग का कोई भी मसला ना हो और वो समय के ऊपर स्मूथली पाकिस्तान से UAE तक आसानी से ट्रैवल कर सकें। अब इसके बाद लास्ट कॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेनी है कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल से करवाना चाहता है या फिर भारत की टीम के बिना ये टूर्नामेंट करवाना चाहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत इस टूर्नामेंट से बाहर होता है यानी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 70 से 80% का रेवेन्यू लॉस होगा। यानी जहां पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 100 रुपए की कमाई होनी थी वो बस 20 से 30 रुपए ही होगी। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया की विजिट के ऊपर व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया था, उसको लेकर यूक्रेन काफी नाराज हो गया था और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी दी थी और अपनी नाराजगी जताई थी। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की रशिया विजिट के कारण यूक्रेन ने भारत के साथ होने वाली एक मीटिंग को ही कैंसिल कर दी है। बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के मुताबिक भारत और यूक्रेन के बीच एक वर्किंग ग्रुप ऑन कल्चर की मीटिंग होनी थी, लेकिन यूक्रेन की सरकार ने इस मीटिंग को बिना कोई रीजन दिए अचानक से कैंसिल कर दिया है। यूक्रेन ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी की रशिया विजिट के ऊपर नाराजगी शो कर रहा है, लेकिन भारत ने भी थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर रखा है और जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट दी थी उसके खिलाफ भारत ने भी यूक्रेन से काफी विरोध प्रकट किया है और साफ कहा है कि यूक्रेन की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और आगे भी यूक्रेन भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे कमेंट करने से बचे। PM मोदी के पुतिन को गले लगाने पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का लीडर जब दुनिया के सबसे बड़े खूनी वॉर क्रिमिनल को गले लगाता है तो इससे सारे पीस एफर्ट्स यानी शांति के सारे प्रयासों को बड़ा झटका लगता है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को गले लगाकर ग्रीट किया उससे उनको काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई, यानी कि बहुत ही बड़ी निराशा हुई है। मतलब कि ज़ेलेंस्की के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन को गले नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन करिए, इटली में जो G7 समिट हुआ था उसकी साइडलाइंस के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की के साथ भी मीटिंग की थी और वहां पर PM मोदी ने ज़ेलेंस्की को भी गले लगाया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी प्रधानमंत्री मोदी कितनी बार मिलने पर गले लगाते हैं। उस चीज को लेकर रशिया की तरफ से कभी भी कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया, ना ही कोई स्टेटमेंट दी गई, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन नाराज होकर मीटिंग को ही कैंसिल कर रहा है। जबकि यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद भारत की सरकार अब तक यूक्रेन को कई $मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, एड और रिलीफ मटेरियल अभी तक भेज चुकी है और ये सिला मिल रहा है भारत को। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि साल 2024 से 25 एकेडमिक ईयर में भारत की सरकार ने अफगानिस्तान के 1000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। ये 1000 अफगान स्टूडेंट्स भारत में हायर स्टडीज करने के लिए आएंगे, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट डिग्रीज के लिए। भारत सरकार इन सभी स्टूडेंट्स का खर्चा उठाएगी और इनको भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी। तालिबान रेजिम आने के बाद भी भारत और अफगानिस्तान के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन काफी स्ट्रांग बना हुआ है और क्रिकेट भी इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। अब इसको और भी मजबूत करने के लिए भारत सरकार समय समय के ऊपर इस तरह के अफगानिस्तान के लिए स्टेप उठाती रहती है। आज की सिक्स्थ अपडेट आ रही है खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल सिंह को लेकर, जो कि पंजाब की खजूर साहिब लोकसभा सीट से MP भी है। आपको याद होगा अमृतपाल सिंह ने ड्रग्स के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था और कहा था कि वो पंजाब से ड्रग्स का नामो निशानी मिटाने के लिए कैंपेन चला रहे हैं क्योंकि सरकारें इस काम में बिल्कुल फेल हो गई हैं और कहीं ना कहीं सरकारों की नालायकी के कारण ही पंजाब में ड्रग्स कल्चर और भी बढ़ते जा रहा है।
और पंजाब उड़ता पंजाब बनते जा रहा है। अब पंजाब से न्यूज निकल कर आ रही है कि अमृतपाल सिंह के सगे भाई हरप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने ड्रग्स करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। अमृतपाल सिंह के भाई का डोप टेस्ट भी करवाया गया जिसमें वो पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद अब हरप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये ड्रग्स आए कहां से और कहीं ये ड्रग्स को बेचने का आगे काम तो नहीं करता था। यानी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कहीं अमृतपाल सिंह का भाई ड्रग कार्टेल में तो शामिल नहीं था। न्यूज निकल कर आ रही है कि लुधियाना पुलिस ने हरप्रीत सिंह और उसके साथी की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने केवल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी है। इनके पास से 4 ग्राम आइस मिली है। अब इस पूरे वाकये के बाद अमृतपाल सिंह के माता पिता का कहना है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये सब जानबूझकर उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और बेवजह अमृतपाल सिंह को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है मालदीव्स और अमेरिका को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने अपनी लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी में मालदीव्स को लेवल 2 के थ्रेट के ऊपर रखा है। इस लिस्ट में मालदीव्स की एंट्री पहली बार हुई थी साल 2017 में। यूएस ट्रैवल एडवाइजरी में लेवल 2 के थ्रेट के साथ अमेरिका ने कहा है कि मालदीव्स में आतंकी संगठन कभी भी हमला कर सकते हैं। मालदीव्स में टूरिस्टिक लोकेशंस के ऊपर आतंकी हमले हो सकते हैं, उसके लिए वो कोई वार्निंग भी नहीं देंगे और क्या पता कोई छोटी सी वार्निंग दी जाए। इसके अलावा मालदीव्स में ट्रांसपोर्टेशन हब्स, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और लोकल गवर्नमेंट फैसिलिटीज को भी आतंकी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए जो भी अमेरिकन मालदीव जा रहे हैं वो ये सारी चीजें ध्यान में रखें, इनको कंसीडर करें और वो फिर भी मालदीव जाना चाहते हैं तो वहां पर अत्यंत सावधानी बरतें। आज की 8th अपडेट आ रही है इटली और भारत को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि इटालियन पुलिस ने 33 इंडियंस को रेस्क्यू किया है जो कि इटली के खेतों में बंधुआ मजदूरी कर रहे थे और इनके मालिक वहां पर इनके ऊपर काफी अत्याचार कर रहे थे। अब इसी से संबंधित केस में इटालियन पुलिस ने 2 भारतीय लोगों को अरेस्ट किया है। ये दोनों इंडियंस इटली में एजेंट्स की तरह काम करते थे और इटली का परमानेंट वर्क परमिट का लालच देकर इंडियन से इस तरह के काम करवाते थे। ये दोनों इंडियंस भारत से आने वाले लोगों को परमानेंट जॉब दिलाने के बदले में $17,000 भी लिया करते थे और फिर इटली में खेतों में काम करने के लिए इनको भेज देते थे। इसी आस में कि कल को उनको परमानेंट वर्क परमिट मिल जाएगा, ये सारे भारतीय फिर इटली के खेतों में काम करने के लिए वहां पर मजबूर हो जाते थे और अगर कोई मना करता था तो उसको फिर उसके $17,000 भी वापस नहीं दिए जाते थे। इटली पुलिस ने अब इन दोनों भारतीयों को अरेस्ट करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि इन दोनों ने भारत से आने वाले कितने लोगों को लूटा है और इस तरह से प्रताड़ित किया है। आज की 9th अपडेट आ रही है बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि मुस्लिम देश एक नई करेंसी लाएं, यानी यूएस डॉलर और यूरो की तरह एक नई इस्लामिक करेंसी लाई जाए जिसको सभी मुस्लिम देश एक साथ प्रमोट करें और ट्रेड में इस्तेमाल करें। शेख हसीना ने कहा है कि वो इसको सपोर्ट करेंगी और इससे बायलैटरल ट्रेड करने में भी काफी आसानी होगी और इनमें से कई सारे देश ऑयल और गैस को भी एक्सपोर्ट करते हैं और अगर ये सब यूनाइट होकर एक कॉमन करेंसी लाएंगे तो वो भी यूएस डॉलर या यूरो की तरह सक्सेसफुल हो जाएगी। ये कहना है बांग्लादेश का। आज की 10th अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। दरअसल पीएम मोदी ने ट्विटर, जो कि अब एक्स प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर 100 मिलियन फॉलोअर्स के मार्क को क्रॉस कर लिया है। अगर करंट प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर के ऊपर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। उनसे ऊपर बस एक ही पर्सन है और वह अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा। बराक ओबामा के ट्विटर के ऊपर 131 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के 87 मिलियन। अगर अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट यानी कि जो बाइडेन की बात करें तो उनके 38 मिलियन फॉलोअर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने अर्ली 2009 में ही सोशल मीडिया का एक्टिवली इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने ये अच्छे से प्रेडिक्ट कर लिया था कि आने वाले समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नैरेटिव बनाए भी जा सकते हैं और नैरेटिव फेल भी किए जा सकते हैं। एंड आपने देखा होगा कि अब भारत में भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस बनाने में लगे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।